सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली कल यानी यस्टरडे एफसीआई AG3 का प्री का यानी फेज़ 1 का रिजल्ट आउट हो गया था। बहुत दिनों से हम जैसे बच्चों को या फिर जो भी एग्ज़ाम दिए थे एफसीआई AG3 का उन्हें इंतज़ार था, क्योंकि और 5 मार्च को इसका मेंस का भी एग्ज़ाम है। तो बच्चे थोड़े से वरीड थे कि यार इसका रिजल्ट कब आएगा, कैसे प्रिपरेशन होगा। बहुत बच्चे तो रिजल्ट देख करके प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। एज एस्पिरेंट हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर जिस भी एग्ज़ाम के लिए हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए और अपना जो प्रयास है यार वो करते रहना चाहिए। अब मेरा ही देख लो यार, अभी मैं अभी आता हूँ टॉपिक पे भी आता हूँ। आपको उसके पहले कुछ बातें बता दूँ। अगर आप नए होगे तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर आप पुराने हो तो आपको पता होगा। फ्रेंड्स, अभी क्या है ना यार कि देखो, मैं ऑलमोस्ट जुलाई 2022 से बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उस बीच अभी तब से लेकर के अभी तक मैंने ऐसे आपको होगा 2 बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया था और एक ये एफसीआई AG3 का एग्ज़ाम दिया था। तो अब देखो यार, बैंकिंग और एफसीआई AG3 में बस एक ही चीज़ का अंतर था, वो था जीएस का मतलब जीके का। इसमें स्टैटिक जीके तो आपको बैंकिंग में पढ़ना होता है, बट इसमें क्या था, जीएस अलग से आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो जीएस बस अलग था, बाकी इसका जो पैटर्न था पूरा बैंकिंग का था। मैं प्रीलिम्स का बात कर रहा हूँ, फेज़ 1 का जो इसका पूरा पैटर्न था ये आपका पूरा बैंकिंग का था। मैं अभी एग्ज़ाम दिया हूँ तो मुझे पता है कि जो इसका पूरा पैटर्न था वो पूरा बैंकिंग का था। बस एक जो डिफरेंट था वो था जीएस का सेक्शन। तो एक तरीके से कह सकते हो जीएस वाला जो सेक्शन था वो एसएससी की तरह था, ठीक है। तो मैं अभी तक 3 एग्ज़ाम दिया हूँ। IBPS PO दिया था फर्स्ट टाइम, जैसे मैं एलिजिबल हुआ था उसके 2 महीने बाद IBPS PO का था, तो मैं IBPS PO के लिए अप्लाई किया था और जिसमें प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। आई थिंक 2 नंबर से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। मैं शेयर किया था अपना मार्क्स अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देखे होंगे अगर आप पहले सब्सक्राइबर है तो। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर मैं SDEC कलर का दिया, तो प्रीलिम्स का उसमें भी दिया था मैं, उसमें भी मेरा कुछ मार्क्स से रह गया था। और अब मतलब कह सकते हो ये तीसरा मैं दिया हूँ एग्ज़ाम एफसीआई AG3 का। तो एनालिसिस मैं आपको बताया था फ्रेंड कि मेरा जो अटैम्प्ट था वो 72 to 75 के बीच में मेरा अटैम्प्ट था। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि इतना, मैं एनालिसिस में बताया था उस टाइम 72 से लेकर 75 के बीच में मेरा अटैम्प्ट था एफसीआई AG3 में। और मेरी जो एक्यूरेसी थी फ्रेंड वो 90-95% मेरी एक्यूरेसी थी। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा एफसीआई AG3 में सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लगता है ना यार कि कुछ क्वेश्चंस गलत हुए होंगे और जो इसका जो कट ऑफ हुआ होगा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ जो इसका हुआ होगा वो फ्रेंड्स 65 के भी होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं 72 अटैम्प्ट करके 72 या 75 के बीच में अटैम्प्ट करके आया था। भाई कितना भी कटता है ना यार, तो 5-6 नंबर कटेगा, उससे ज़्यादा क्या ही कटेगा। तो यही कह सकता हूँ, जब भी होगा जो इसका कट ऑफ होगा यार वो 65 ही हो सकता है, 65 प्लस ही होगा। मैं जनरल का बात कर रहा हूँ, जनरल OBC का, और इतना ही होगा। क्योंकि यार देखो यार 75 में अटैम्प्ट, मान लो मैं 72 ही अटैम्प्ट किया हूँ, ठीक है। तो अगर बहुत भी कटता है तो यार 5-6 नंबर कटेगा, ठीक है, 5-6 नंबर कटेगा। और मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कट ऑफ यही 60, 65, 70 इतना ही हुआ होगा, है कि नहीं, इतना जाएगा ही। और फ्रेंड्स, अब देखो यार 3 एग्ज़ाम दिया मैं और तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ। पता नहीं, हो सकता नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस होगी। अभी तक मैं उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया हूँगा जितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देखते होगे मेरा मॉक टेस्ट में आप ये चीज़ नोटिस करते होगे मेरे कि जो मेरी परसेंटाइल होती है वो ठीक ठाक होती है, ठीक है। एक्यूरेसी रहती है तो एक्यूरेसी मेरा 80 to 90% के बीच में रहती है। और मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे मॉक देता हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आपको नहीं पता होगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मेरी एक्यूरेसी रहती है वो 80 to 90% रहती है। अभी मैं RBI का दे रहा हूँ, RBI असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो उसमें जो मेरा ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी रह रहा है ना, वो रह रहा है 75 to 90 के बीच में। आप देखे होगे तो पता होगा आपको। और जो मेरा मार्क्स आता है निकल करके, अगर मैं 85 अटेंड करता हूँ तो 70, 72, 75 इतना मेरे मार्क्स आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स कट जाता है मेरा मॉक में। तो मेरे को क्या लगता है ना यार कि जो मैं क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी तो मैं 70 ही अटेंड कर पाता हूँ 100 में से। तो
स्पीड स्पीड पे मुझे काफ़ी काम करना है, क्योंकि मेरे को अभी भी उतनी स्पीड नहीं आ रही जितना रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो क्या होता है कि यार क्वेश्चन तो बन जाते हैं, बट यही होता है कि टाइम से नहीं बनते हैं। जो कोई क्वेश्चन तो बहुत ईजिली बन जाते हैं 10 से 15 सेकेंड में, बट कहीं कहीं मेरा टाइम मैं थोड़ा जो टाइम है ना वो ज़्यादा ले रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ना यार कि जो जहाँ का कंसेप्ट मेरा ढीला है उसको मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है और स्पीड पे वर्क करना है यार। अब स्पीड तभी आएगी जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूँगा। फ्रेंड्स, रेगुलर प्रैक्टिस में करता हूँ, बट मुझे अब क्या लगता है ना कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी पढ़ाई करने की। क्योंकि अभी क्या है ना यार कि मैं टाइम देता हूँ क्वांट को ज़्यादा देता हूँ, क्वांट्स को और रीजनिंग को, इंग्लिश को काफ़ी कम देता हूँ मैं। सपोज़ कर लो यार कि अगर 100% है ना तो 100% में 40% तो क्वांट्स को देता हूँ और 45% में रीजनिंग को दे देता हूँ, और जो बचता है ना 15% यार वो मैं बस इंग्लिश को देता हूँ। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा यार, मुझे ना इंग्लिश का जो परसेंटेज वो बढ़ाना पड़ेगा। मुझे 15 से 20 से 25% इंग्लिश को देना होगा, 30 से 35% क्वांट को और रिमेनिंग रीजनिंग को। क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग में क्या होता है ना यार कि जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता यार। कुछ ही पढ़ने हैं आपको, सिलॉक्स पढ़ने हैं, इनइक्वालिटीज़ पढ़ने हैं आपको, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, और क्या होता है यार, और आपका मिसलिनियस में आ जाता है, अल्फा न्यूमरिक सीरीज आ जाता है, और यही सब है। मतलब ज़्यादा प्री का जो है रीजनिंग का बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होता है। तो यार अगर आप बिगिनर हो ना तो आप आराम से कर लोगे। बस हाँ यही है कि कुछ भी करो यार एकदम पूरे टेंशन से। अगर कोई भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हो अपन, टेंशन नहीं है ना आपको उसमें, तो फिर वो आप जल्दी कैच नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी जो भी पढ़ रहे हो, अगर एज अ बिगिनर हो आप, जो भी पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर रिवाइज़ करो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, फिर उसको रिवाइज ज़रूर करो, ठीक है। तो ओवरऑल यही निकल के आता है यार कि मुझे अभी और मेहनत करना है, मुझे 3 चीज़ पे वर्क करना है। अभी तक जितना भी मैं 3 एग्ज़ाम दे के जो भी मैं सीखा हूँ उसमें ये चीज़ है कि मुझे स्पीड पे वर्क करना है, अभी थोड़ा सा कंसेप्चुअल वर्क करना है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। तो मुझे स्पीड की ज़रूरत है, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है कुछ टॉपिक में, और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है प्रैक्टिस। तो मुझे प्रैक्टिस अब और करना होगा। जो भी मैं कर रहा हूँ ना यार, तो मुझे अभी और करना पड़ेगा, सो तभी मैं क्लियर कर पाऊँगा एग्ज़ाम। क्योंकि यार इस टाइम इतनी कंपटीशन है ना यार, तो उस कंपटीशन में अगर आपको कॉम्पिटिट करना है ना तो आपको उनके लायक बनना पड़ेगा। तो कंपटीशन में आने के लिए यार तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब फेलियर आ रहा है तो क्या हुआ यार, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ यार, पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। फेलियर से ही हम लोग सीखते हैं। बट देखो यार, अब यही कि यार जो मैं टारगेट लिया हूँ, ये 3 चीज़, एक्यूरेसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस, इस पर वर्क करना है। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अब आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आरबीआई असिस्टेंट का है, तो मेन फोकस तो भी आरबीआई असिस्टेंट ही है, क्योंकि आरआरबी का जो है आपका जुलाई में आएगा नोटिफिकेशन। तो ये मतलब आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा ये आपका अगस्त में होगा। बट जो इसके पहले जो बैंक वालों के जो बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए अभी आरबीआई असिस्टेंट प्रोमिनेंट होगा कि भाई मुझे ये क्लियर करना है। और जो भी बिगिनर्स होंगे उनके लिए भी आरबीआई असिस्टेंट एक तरीके से हो सकता है मेन फोकस। तो फ्रेंड्स, मेरा भी मेन फोकस है ये, हम लोग मिल करके करते हैं, ओके। और जैसे मैं रेगुलर ये आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ वैसे देते आऊँगा, और जो भी मेरा वीडियो देख करके मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं, आप चिंता मत करो यार, मैं मतलब रेगुलर लाता रहूँगा जब तक मैं ला सकता हूँ, ओके। तो अभी 1 दिन से 2 दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कोई रीज़न से, बट आज कोशिश करूँगा आज मॉक टेस्ट देने का आरबीआई असिस्टेंट का, ओके। सो स्टे ट्यून। और आपको थोड़ा सा भी ये चैनल इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने भाई को प्यार दे सकते हैं। बाय। होता है क्या ना फ्रेंड कि आपसे सब चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, बस यही सोचा कि यार ये भी शेयर कर दूँ आपसे, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा ओपन हो जाता हूँ ना तो काफ़ी सही लगता है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।